अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जब पहले राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद 1980 में मुंबई में जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये जब कविता के सार बोले गए थे, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए, घोर निराशा में डूबे कार्यकर्ता, उसमें बीजेपी की वैसा कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी 1980 के दशक में। हालांकि ये जो पार्टी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचारधारा वाली ही पार्टी है। लेकिन तब जब ये लाइन बोला गया था कि कमल खिलेगा, तो तब कभी ऐसा नहीं सोचा गया था कि अरब सागर के तट से गंगा सागर तट तक का सफर इतना लंबा होगा, लगभग 46 साल का सफर। लेकिन अंत आए दुरुस्त आए। जिस तरीके से ये सफर रहा, शानदार रहा। लेकिन मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में। जब लोकसभा संसद में खड़े होकर 13 दिन की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, प्रगति पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो पर कुछ भी हार नहीं मानूंगा। और कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा, उनकी सोच ना हार मानने वाली इस पार्टी को 2 सीट से लेकर के पहले 303 सीट तक का सफर पूरा करवाई। वो दौर 1984 में जब ये सीट 3 सीट लाई थी 1984 में, और फिर वहां से 2019 में 303 सीट का सफर किया। मैं बताना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश को परमाणु सशक्त बनाने वाले प्रधानमंत्री, सबके प्यारे दुलारे प्रधानमंत्री, भारत को बहुत कुछ देने वाले प्रधानमंत्री। मैं बात करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को सींचा, और वही प्रधानमंत्री जी थे जो कि नायाब हीरे का अच्छे तरीके से पहचान किए। एक जोहरी को ही पता होता है कि कौन हीरा चमकेगा, ज्यादा दिन तक उसकी चमक दिखाई देगी और वो चमक सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित करेगा। और उनका ही चुनाव नरेंद्र मोदी के तरफ था। और वो वीडियो आपको याद होगा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को इस तरीके से गले लगाना और नरेंद्र बोलकर गले लगाना, वो शानदार पल था। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा जिस तरीके से बीजेपी बंगाल में जीत हासिल की है। हालांकि बंगाल में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन बंगाल की जनता कहीं ना कहीं टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार से, ममता बनर्जी के अत्याचार से, ममता बनर्जी की दुराचारी नीति से, केंद्र के कई सारी योजनाओं को वहां नहीं लाने से इंसान भूखे रह सकता है। लेकिन इंसान को यह डर हो जाए कि अगले कुछ घंटे के बाद, कुछ क्षण के बाद हमें मारा जाएगा, घसीटा जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा, तो वो इंसान कहीं ना कहीं डरता है, सिसकता है, रोता है, बिलखता है, कलपता है। अपने दर्द को चाहकर भी किसी को नहीं सुना सकता है और ना ही सुनाने के लिए जाता है। कहीं ना कहीं उसको डर रहता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हो, मेरे परिवार के साथ कुछ ना कुछ हो जाए। वो हमेशा डर डर के माहौल में जीता है और डर डर कहीं उसके अंतर आत्मा में वो डर जाकर के बैठ जाता है। यही हाल बंगाल के लोगों को पिछले 15 सालों में ऐसा सिनेरियो देखने को मिला। जब 34 वर्षों की कम्युनिस्ट की सरकार थी, ये वही हाल था। फिर उस सरकार को कहीं ना कहीं यही ममता बनर्जी उस दुराचारी लोगों से, उनके कई सारे हथकंडे, उनके कई सारे जिस तरीके से उनका अन्याय था, जिस तरीके से परेशान किया था 34 वर्षों के शासनकाल में कहीं कम्युनिस्ट ने, तो ममता बनर्जी ने उनकी सरकार को खाल फेंकने का काम किया। ममता बनर्जी के साथ बंगाल वालों ने दिया, क्या वहां के कई हर एक धर्म के वोटरों ने
एक मुश्त होकर के ममता बनर्जी को वोट दिया, लेकिन 2011 से लेकर के 2026 तक जिस तरीके 2026 मई तक जिस तरीके से शासन रहा ममता बनर्जी का, वो किसी से छिपा नहीं है। बंगाल के लोगों के लिए धार्मिक आजादी बिल्कुल नहीं थी। मतलब वहां जय श्री राम के नारे वहां के लोग नहीं लगा सकते हैं। हिंदू एक जगह कहीं इकट्ठे होकर के अपने धार्मिक आयोजन पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए भी उनको परमिशन लेना पड़ता है। उनको पूजा पाठ सत्यनारायण कथा के लिए भी सामने वाले सरकार के बैठे हुक्मरान लोगों से परमिशन लेना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था कि बंगाल एक अलग देश बनते जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बंगाल को कोई अलग सरकार चला रही है, अलग दिशा निर्देश से चल रहा है। लोग त्रस्त हो चुके थे ऐसी सरकार से, और ये सरकार वो सरकार थी जहां लोगों को पूरे तरीके से अपंग बना दी थी, विकलांग बना दी थी। कहीं ना कहीं इंसान जागते हुए भी, इंसान चेतना में भी कहीं ना कहीं निद्रा अवस्था में चला गया था, पूरे तरीके से चुप्पी साध लिया था। ये सरकार ऐसी सरकार थी जहां लोगों को कह दिया थी कि सन्नाटा को खामोशी में बदलना आता है मुझे, और कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार सन्नाटे को खामोशी में पूरे तरीके से बदल करके रख दी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2021 का रिजल्ट जब टीएमसी का आया था बंगाल में, किस तरीके का बंगाल में नंगा नाच हुआ था, और किस तरीके से कई सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मारने का काम किया था, घसीटने का काम किया था। कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया था। इस तरीके के विजुअल्स आ रहे थे। एक लड़का वीडियो बना करके जब बंगाल की जीत होती है 4 मई को, वो रोता है, विलखता है और उन मरे हुए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। तब जाकर के लगता है कि नहीं, बंगाल हम लोग दूर से देखते थे कि बंगाल में ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब वहां के लोग खुद अपने उनके साथ जो घटनाएं हो रही है, जब वो अपना आप बीती जब बता रहा है, तब लगता है कि नहीं, बंगाल में बहुत कुछ घटना घट रहा था जो कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, और ना ही उस घटना को कैमरा तक लाने दिया जा रहा था। आप याद कीजिए वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का घटना, आप याद कीजिए मुर्शिदाबाद का घटना, पिछले साल का घटना, जहां 3 लोगों को घर से, 3 हिंदुओं को घर से निकाल करके उनको मार दिया जाता था। और क्या नारे लग रहे थे, मैं नारे का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस नारा को बोलना नहीं चाहूंगा कैमरा के सामने, क्या वो नारे थे। मतलब ऐसा निर्मम हत्या किया गया कि घर से बाहर निकाल करके मार दिया गया था। उसके बाद आपको वो भी घटना याद होगा, संदेश खाली वाला घटना। सबसे बड़ा जो घटना था, उस बेटी के साथ जिस तरीके से निर्मम तरीके से उसके साथ दुराचार तरीके से जो घटनाएं उसके साथ अंजाम दिया गया, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी मदर, उसकी मम्मी, उसकी मां रत्ना देवनाथ अपनी बच्ची का न्याय मांगते मांगते ममता बनर्जी दीदी से थक गई थी। तब अंत में वो राजनीति का ही सहारा ली और फिर चुनाव ली पानीहाटी सीट से, और वो चुनाव जीती भी। और उसको सहारा कौन दिया? तो भारतीय जनता पार्टी। उसको सहारा कौन दिया? तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस बार जीती है। मैं फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि बीजेपी किस तरीके से अपना पांव जमाने की कोशिश की और धीरे धीरे किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष पार्टी बनकर के बंगाल में उभरी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2016 तक बीजेपी पार्टी के लिए यहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 सीट किसी तरह से जीत पाई थी बंगाल में। उसके बाद बीजेपी के लिए कुछ बड़ा यहां पे कुछ मिराकल नहीं हो रहा था। बीजेपी के लिए कुछ बड़ा यहां करना तो चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी कर नहीं पा रही थी। फिर वो समय आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जब अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तब बंगाल में बीजेपी 18 सीटें लोकसभा जीतकर 42 सीटों में, तब अब उनके विजुअल्स दिखेगा कि जब वो दिल्ली में आते हैं हेडक्वार्टर में, बीजेपी के हेडक्वार्टर में, सारे स्टेट्स के लोकसभा सीटों को जब काउंट करवा रहे होते हैं, जब बंगाल का बारी आता है तो बंगाल को एक बार नहीं 3-3 बार बोलते हैं बंगाल बंगाल बंगाल, और बताते हैं कि 18 सीट 18 सीट 18 सीट। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि वो 303 सीटें जो 2019 में बीजेपी ने जीता, वो 303 सीट जीतने का
खुशी एक तरफ और बंगाल का 18 सीट खुशी, 18 से जीतने का खुशी एक तरफ। मतलब इस तरीके को बीजेपी को एक तरीके से लगा कि अब मेरा पांव जम गया है बंगाल में, और फिर बीजेपी वहां से रुकी नहीं और बीजेपी लगातार वहां पर अपना पकड़ बनाते चली गई, मजबूत स्थिति में अपने आप को लेते आई और ऐसा लगने लगा था कि अब बीजेपी वहां पूरे तरह से अपना एक मजबूत आधार बना लेगी और बना ली। 2021 में फिर बीजेपी विधानसभा चुनाव आता है और 77 सीट ला करके, हालांकि उस विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ लहर था एंटी इनकम्बेंसी का, वहां भी उस समय भी चला कि ममता दीदी के खिलाफ में वोट जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ममता दीदी 213 सीट 2021 में भी जीत करके विपक्ष को हैरान कर दी, भारतीय जनता पार्टी को हैरान कर दी और बहुत मजबूत सरकार बनाई और वहां से फिर एक मजबूत विपक्ष बनकर के बीजेपी वहां उभरी और सबसे बड़ा जायंट किलर, साइलेंट किलर शुभेंदु अधिकारी जी डट करके खड़े रहे बीजेपी के लिए, एक हथियार बनकर, एक तलवार बनकर, एक ढाल बनकर के। और क्या उन्होंने शानदार रोल प्ले किया बंगाल के चुनाव में, और जिस तरीके से उनकी लड़ाई की शुरुआत हुई, पहले वो टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में उनका आना और 2021 से 2026 मई तक का सफर इतना शुभेंदु अधिकारी जी के लिए आसान नहीं होता है, काफी संघर्ष उनको करना पड़ता है। और इस बार के चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी ने क्या शानदार धमाकेदार प्रदर्शन किया, भवानीपुर सीट भी जीतने का काम किया और शुभेंदु अधिकारी जी अपना सीट नंदीग्राम को भी उन्होंने अपना वहां से भी जीते, मतलब वहां भी अपना गढ़ को मजबूत बनाए रखे। 2 जगह से वो चुनाव जीते। इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि ममता बनर्जी को भवानी सीट से उन्होंने हराया, पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को भी हराया। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है खास करके शुभेंदु अधिकारी जी के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी पकड़ बनाई है, ये पकड़ इतना आसान नहीं था। मतलब जिस तरीके से सामने वाले पार्टी की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा था, लेकिन ये पार्टी, इनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खामोशी से अपना एक रणनीति तैयार कर रही थी कि किस तरीके से वहां पे रहना है और वहां के लोगों को इस तरीके से जो अन्याय हो रहा है, अन्याय से इनको मुक्ति दिलवाना है। टीएमसी कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी कि ये बताने में कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है और राजतंत्र में कैसे राजा के द्वारा प्रजा को ट्रीट किया जाता है वो बता रही थी। जबकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां जनता का शासन होता है, यहां ऐसा लग रहा था मानो एक राजा का शासन हो, कोई एक मालिक हो और पूरा राज्य गुलाम। इस तरीके का माहौल कहीं ना कहीं बंगाल में बन गया था। लेकिन जिस तरीके से इस बार चुनाव हुआ और इस बार चुनाव में जो परिणाम आए, 206 सीट 294 सीट में बीजेपी जीती है, 83 सीट्स ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती है, 2 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य जीतने का काम किया। तो ये ओवरऑल 293 सीट का रिजल्ट रहा। 1 सीट का रिजल्ट अभी नहीं आया, वो 21 तारीख को फिर से रिपोल होगा और 24 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। तो जब 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि माल्टा के सीट में कौन वहां पे विजयी होता है। वो सीट चुनाव आयोग के द्वारा फिर से उसको निरस्त कर दिया गया। कारण ये था कि वहां के लोगों ने सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन किया गया कि उनको उनके हिसाब से वोटिंग्स करने नहीं दिया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। हालांकि आपने देखा होगा अजय पाल शर्मा और जहांगीर के बीच में किस तरीके का नोकझोंक चल रहा था। मतलब वो ऐसा लग रहा था जहांगीर मानो कि वहां का एक सर्वोसर्वा हो, वहां का एक सुप्रीम लीडर हो, उसके हिसाब से ही सब कुछ चले। हालांकि टीएमसी के समय में वो करता भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था। तो सब कुछ एक जैसा नहीं होता है, हमेशा एक जैसा आपके हिसाब से नहीं चलता है, कभी ना कभी समय बदलता है और इस बार समय बदला है। और कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों को ही ये श्रेय जाता है जिस तरीके से वहां के हिंदू एक मुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। इस वोट से ही संभव हो पाया कि बीजेपी 206 सीट बंगाल में लाई है। पहले चरण का जब मतदान होता है, दूसरे चरण का जब मतदान होता है, आलम यह रहा कि वहां के लोग रात 9
बजे तक लोकतंत्र के त्योहार को जश्न के रूप में मना रहे थे और 9 बजे रात तक वोटिंग हुई है। मतलब कि वहां के लोग, इलेक्शन कमीशन के जितने भी लोग थे वहां पर, उनको भी परेशान कर दिया, उनको भी थका दिया कि देखो हम कितने उत्साहित हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान अभिमान की लड़ाई के लिए। जब कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स वहां पहुंच रहे थे, जब उनसे पूछा जा रहा था कि इतने रात तक और इतने हुजूम में क्यों वोटिंग्स कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया, बंगाल के लोगों ने ये बताया कि इस बार अगर वोटिंग्स नहीं किए तो हो सकता है कि हमारा जान पहचान भी खत्म हो जाए, हमारा मिट्टी हमारे हाथ से चला जाए, हमारा राज्य हमारे हाथ से चला जाए, हो सकता है कि हम ही इस राज्य में, इस राज्य के लिए परदेसी हो जाएं। तो इस तरीके के लोगों को वहां एक भावना था मन में, और उस भावना को कहीं ना कहीं उजागर करने का काम किया, प्रकट करने का काम किया। इस बार इस तरीके से साइलेंट तरीके से वहां के लोगों ने वोट देने का काम किया कि अच्छी अच्छी जो राजनीति के पंडित थे, जो महारथी थे, वो भी पूरे तरीके से एग्जिट पोल देने में नाकामयाब रहे। मैं सबसे बड़े जो जाइंट किलर है, खास करके एग्जिट पोल के महारथी हैं, जो गुना भाग जोड़ घटाव करते हैं, प्रदीप गुप्ता जी, एक्सिस माई इंडिया वो चलाते हैं। वो उनका ज्यादातर जो एग्जिट पोल का एक मैथमेटिक्स रहता है वो शानदार रहता है, वो कई बार देते हैं और मैं उन पर बड़े नजदीकी से नजर बनाए हुए रहता हूं, हर बार वो सही होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जब मैं बंगाल के लोगों से उनसे पूछ रहा था कि आपने कितने लोगों को वोट किया और किस किस पार्टी को वोट किया, तो वहां के लोग बिल्कुल ऐसे बता रहे थे कि 10 में से 6 लोग ये बताने के लिए तैयार नहीं थे कि हमने किसको वोट किया, क्योंकि उनको डर था कहीं कैमरे के सामने हम कुछ बोले और हम पर 4 मई के बाद एक्शंस ना हो जाए, क्योंकि वो भी पूरे तरीके से श्योर नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आएगी। लेकिन ये तो श्योर था कि जिस तरीके से इस बार चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो ये परसेंटेज बढ़ने का ये भी कारण उसमें पता नहीं था कि हो सकता है ये वोट ममता बनर्जी की तरफ जा रहा हो, टीएमसी की तरफ जा रहा हो, या हो सकता है कि एसआईआर हो रहा है बंगाल में, तो ये बंगाल के लोगों का गुस्सा उमड़ रहा हो किसी दूसरे पार्टी के लिए, शायद उस दूसरे पार्टी को भगाने के लिए यहां की लोकल पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को वोट कर रहा हो। लेकिन उसका परिणाम कुछ और था, वहां की सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हो रहा था, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था। आप अगर 2021 के चुनाव में जाते हैं तब ममता बनर्जी को 85% वोट मिला था, और माफ कीजिएगा, वहां दोनों चरणों में जिस तरीके से वोटिंग रही उसका औसत वोटिंग परसेंटेज था 85%। और 85% का मतलब यह था कि जिसके वजह से ममता बनर्जी 213 सीट लाई थी 2000 पिछले इलेक्शंस में, दैट मींस 2021 के इलेक्शंस में लाई थी। तो वहां से फिर बीजेपी 77 सीट लाए, बीजेपी वहां पे लाई थी सीट, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। तो इस बार 85 से लेकर के 83 से लेकर के 93 का जो 10% वोटिंग्स बढ़ा है, इस बार ओवरऑल दोनों चरणों में 93% का वोटिंग्स हुआ है 2026 के इलेक्शन में। और जिस तरीके से कई सारे ऐसे भी जगह रहे जहां पर 95% की वोटिंग रही, रघुनाथपुर में 95% की वोटिंग हुई है, वहां के लोगों ने किया। तो ये शानदार रहा, कहीं ना कहीं एक सीधा उन लोगों का मैसेज था कि इस बार सरकार को बदलना नहीं है, उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ फेंकने का काम किया और ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने का काम किया बंगाल के लोगों ने। खैर ये तो चुनाव के परिणाम रहे, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से परिणाम रहे। लेकिन अब बंगाल के लोग क्या सोच रहे, बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है, जब बंगाल के लोगों से यह पूछा जा रहा है कि अब क्या, वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा, अब धंधा भी चलेगा, और जो जान माल का डर था वो भी खत्म हो गया। और जिस तरीके से वहां के लोग अब पूरे एक खुले आसमान में एक शुद्ध हवा, एक ताजगी के साथ हवा को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक उन्मुक्त गगन के वो लोग हैं और उन्मुक्त गगन में जीने का काम कर रहे हैं। बंगाल इतना आसान है, ये बंगाल की धरती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, ये बंगाल विवेकानंद की धरती है, ये बंगाल सुभाष बाबू की धरती है, ये बंगाल विवेकानंद की धरती है, बंकिम चंद्र
चटर्जी की धरती है, ये वही बंगाल की धरती है जहां विवेकानंद जी पैदा होते हैं। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं, वहां सनातन धर्म के पताका को फहराते हैं और वहां जाकर के वहां पे उस सम्मेलन में कहते हैं डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वो बताते हैं कि द वैल्यू ऑफ सनातन धर्म क्यों बेहतर है, क्यों सनातन धर्म को आगे ले जाया जा सकता है, क्यों सनातन धर्म को लोग अपना सकते हैं। उन्होंने ये भी अंग्रेजों को बताया कि भारत सिर्फ जादू और सपेरों का देश नहीं है, भारत ज्ञान की धरती है, तपस्या की धरती है, भारत ज्ञान देने की धरती है, भारत शांति का धरती है। तो भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते, भारत के टैलेंट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ये बंगाल की कहानी रही है। लेकिन अब बंगाल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बंगाल के लोग जिस तरीके से पिछली सरकार को टाटा बाय 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 कर चुके हैं, अब मुझे लगता है कि शायद बंगाल की एक नई सुबह आने को तैयार है। लोग वहां एक नई सरकार देने को तैयार हैं और दे भी दिए हैं, देने को तैयार क्या रहेंगे, दे भी दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें असर रहा, जो कहीं ना कहीं इस परिणाम को पूरे तरीके से नहीं कहूंगा कि बदलने का काम किया, लेकिन कुछ हद तक यह भी काम किया गया कि एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंशन रिवीजन हुआ चुनाव आयोग के द्वारा। और जब चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन प्रोडक्शन हुआ तो वहां लगभग 88 से 90 लाख वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम कटने का काम किया गया। अब जब नाम कटा है तो मैं समझाना चाहता हूं कि एसआईआर एक ऐसा चीज है, इसको आप गलत तरीके से नहीं लीजिएगा। एसआईआर उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम करता है जो या तो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के बस गए हैं, पिछले 25-30 सालों से उस स्टेट में रह रहे हैं, और फिर दूसरे स्टेट में जहां के वो परमानेंट मेंबर हैं उस स्टेट्स में वो जा नहीं रहे, अब वो दूसरे स्टेट्स में रहना स्टार्ट कर दिए हैं। अब इस देश की भी इस स्टेट का भी वोटर लिस्ट में नाम है, इस स्टेट के पर्टिकुलर जिला में यहां भी इनका वोटर लिस्ट में नाम है। अब दोनों जगह है तो दोनों जगह संभव नहीं है, तो इसीलिए दोनों जगह वोटिंग्स करना भी संभव नहीं है। अब परमानेंट किसी और स्टेट में सेटल हो गया तो ऐसे लोगों का नाम काटा जाता है। कुछ ऐसे लोगों जो डेथ कर गए हैं उनका भी वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, दैट मींस घुसपैठिए लोगों का, उनका भी नाम काटा गया है। जिनके पास प्रमाण नहीं है कि तुम भारतीय हो तो कैसे हो, तुम प्रूव करो, उनके पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया। उनको चुनाव आयोग की तरफ से मौका भी दिया गया कि आप आइए, आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है, आप प्रूव करके दिखाइए कि भारतीय हैं तो कैसे हैं। तो उन लोग प्रूव नहीं दे सके, जिसकी वजह से उनका भी नाम कटा। आपने भी देखा होगा कि जब एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ तो थोक के भाव में, हजारों 10,000 के भाव में वहां पे वोटर लिस्ट और आधार कार्ड कहीं नाले में, कहीं तालाब में गिरते पड़ते दिखाई पड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग भाई वोटर लिस्ट और आधार कार्ड बना कैसे लिए, तो उन्होंने कहा कि 2000-3000 में बनाए जा रहे थे, हम लोग बना लिए, हम लोग रोजगार के लिए बंगाल आए थे। तो इस काम हो रहा था। दूसरे देश का लोग कभी भी दूसरे देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं कर सकते। एक भारतीय भारत को जिस तरीके से सोच सकता है, भारत को आगे ले जाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है, दूसरे देश का लोग भारत में आकर के भारत के बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हर बार की तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक